नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था आपका संविधान पोर्शन जो है पूरा इस वीडियो में 200 प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। बीपीएससी के सभी प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर के सब शामिल इसमें हो जाएंगे। और इससे पहले जो हमने आधुनिक भारत का समाज वाला टॉपिक देखा था, साइड माई बटन पिछला वाला वीडियो आपको जो है वो मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। टोटल 200 प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे और 200 प्रश्न ही में आपका ये पूरा पार्ट भी समाप्त हो जाएगा, यानी कि सेकंड पार्ट इस वीडियो का कोई भी नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय किस लिए लिया गया था? इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 दिसंबर माह में, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। इसीलिए आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा था, परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया था हमारा भारत देश। तब से प्रत्येक वर्ष फिर 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उससे पहले 26 जनवरी को मनाया जाता था। बाकी 26 जनवरी की अगर बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950 को संविधान आपका जो है वो लागू हुआ था। तब से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। अगला, भारतीय संविधान में शामिल हैं तो कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितने अनुसूचियां? तो पहला ऑप्शन ही 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां सही हो जाएगा। बाकी संविधान के मूल पाठ में अगर बात करें या मूल भाग में बात करें तो पहले 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां जो है वो थी। परंतु बाद में अब ये लेटेस्ट वाला आंकड़ा आंसर में दिया गया, उसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं? 300, 350। बाकी आगे ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं, 350 आपका आर्टिकल हो जाएगा आंसर। वैसे नियर बाई आगे भी ऑप्शन दे रखे हैं, इसको अभी ना टिक करते हैं। आगे ऑप्शन 400 से अधिक भी तो दे रखा है, ये आंसर के साथ जाते हैं क्योंकि 395 अभी ऊपर हमने देखा था ना। हाँ, सी आंसर ही आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, मिलान करना है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, किसमें कितने विषय हैं उसको लेकर के, और नीचे इनमें से कोई नहीं भी दिया है। तो संघीय सूची में 97 विषय, वर्तमान में तो आपको ये 100 देखने को मिलते हैं, यानी कि ये कब आया? 2016 में आया, इसीलिए इसमें पिछला आंकड़ा लिखा है। और इधर वाला जो आंकड़ा है ये वर्तमान वाला गड़बड़ है, बाकी ये सही है आपका, ये मूल संविधान में थे। अगर संघीय सूची की बात करें तो मूल संविधान में 97 आपके टोटल विषय थे और वर्तमान में इसमें कितने विषय हो गए हैं? तो वर्तमान में इसमें टोटल 100 विषय हो गए हैं। उसके बाद राज्य सूची की अगर बात करें तो उसमें 66 जो है वो विषय मूल संविधान में थे, पर अब कितने हो गए? अब ये 61 हो गए हैं। और अगर बात करते हैं समवर्ती सूची की तो उसमें मूल संविधान में 47 विषय थे और वर्तमान में कितने हो गए? तो ये 52 ही हैं, ये यहाँ पर सही है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो 66 से 61 हुए, 5 कम हुए। तो ये जो 5 कम हुए ना वो इस समवर्ती सूची में आ गए। 47 से 52 में देखेंगे 5 बढ़ रहा है। तो ऐसे देख सकते हैं, याद करने में भी आपको आसानी रहेगी। बाकी 97 से 100 हो गए। बाकी सही मिलान के अकॉर्डिंग बी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें। आपसे पूछा गया है इनका क्रम दीजिए। आंसर की बात करते हैं, पहला सही हो जाएगा यानी सी, उसके बाद ए यानी कि सार्वभौमिकवाद समाजवादी, उसके बाद आपका धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद प्रजातांत्रिक। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना उसमें भारत को एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र के रूप में जो है वो घोषित किया गया है। तो इसीलिए इसका क्रम पूछा गया था कि पहले कौन सा आता है कौन सा नहीं। बाकी पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख किया गया है, ना कि धर्मनिरपेक्ष, ये भी यहाँ पर बताया गया है। क्योंकि आप ऊपर ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष शब्द यूज किया गया है, जबकि पंथ निरपेक्ष शब्द का उपयोग किया गया है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कौन से संशोधन के द्वारा जुड़ा हुआ है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार। 42, 44, 46, 74। आंसर की बात करते हैं तो आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये समाजवादी शब्द जुड़ा है, पंथ निरपेक्ष जुड़ा है और अखंडता शब्द, ये 3 शब्दों को जोड़ा गया है। यही आपसे पूछे जाते हैं। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत होना चाहिए? अगर कोई नया राज्य बनाना है तो नए राज्य के लिए चाहिए होता है साधारण बहुमत। पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अनुच्छेद कौन सा है इसका? 368 है और इसके साथ संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई नहीं जाती है। मतलब डायरेक्ट संसद साधारण बहुमत से ही नए राज्यों का निर्माण जो है वो कर सकती है, और यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं प्राप्त है। तो वो कौन से मौलिक अधिकार हैं? आंसर आपका इनमें से कौन सा सही होगा? तो पहला और तीसरा आपका सही हो जाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
और अल्पसंख्यकों के अधिकार, ये दोनों जो अधिकार देख रहे हैं ये भारतीय अधिकार नागरिकों को जो है वो प्राप्त है। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और कौन से भाग में आते हैं? भाग 3 में आते हैं। अनुच्छेद कौन सा है? तो 19 है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है। और अनुच्छेद 29 सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मैंने बताया भी है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित आपका आयोग है 29। मैंने बताया था ना, दो ना, तो 2 से 2 हो जाएगा, ना से 9 हो जाएगा। तो अल्पसंख्यक जो है अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, ऐसे जोड़कर याद रख सकते हैं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है? तो आंसर, अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडे को फहराना, ये आपने देखा होगा इससे पहले जो आजादी का अमृत महोत्सव हुआ था वहां पर ये फहराने वाला बना भी था। तो इस किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार होता है? तो अच्छा क्वेश्चन है। आंसर आपका संविधान का अनुच्छेद 19 एक ए करके ये ऑप्शन सही होगा, जो कि नागरिकों के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो कब जोड़ा गया था? ये 1 अप्रैल 2010 को जो है वो जोड़ा गया था। शिक्षा का अधिकार जो है वो जोड़ा गया था कौन से संविधान संशोधन से? 86वें संविधान संशोधन से। समय था 2002 का, भाग था आपका 3, और इसी में नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 21 का करके। इसमें आप देखेंगे तो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इसकी व्यवस्था जो है वो की गई थी। बाकी आपको पता है शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया कब था? 2009 में संसद द्वारा पारित हुआ था, और जो कि आपका आगे जाकर के 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था। तो इसमें जितने भी पॉइंट देख रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी आया है? तो कौन सा है? आपको पता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग 19 एक को यहाँ पर बताया गया है कि सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में नहीं आता है, इसलिए ये मूल अधिकार है। इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। तो शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार था। तो इसलिए यहाँ पर ए और सी दोनों सही हो जाएंगे, क्योंकि सूचना का अधिकार भी है और शिक्षा का अधिकार भी है। इसीलिए यहाँ स्टार बना हुआ है, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन है। यहाँ पर एक ऑप्शन होना चाहिए था इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। बाकी एक्सप्लेनेशन से समझा दिया गया। अगला है, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में इनमें से कौन सा सूचीबद्ध है? आपसे पूछा गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन पूछा गया भाग 4 में। समान नागरिक संहिता, छोटे परिवारों का मानदंड, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। आंसर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? पहला और दूसरा, यानी कि आपका समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ये दोनों आपके इसमें जो है वो आएंगे भाग 4 में। बाकी कौन से अनुच्छेद में है? 3(9) घ में है समान कार्य के लिए समान वेतन। और 44 में क्या है? 44 में है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो ये दोनों याद रखिएगा आर्टिकल। 350 का में क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का निर्देश। हालांकि यहाँ पर भाग 4 में नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन में नहीं था। ये भी ध्यान रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा 350 काम है। तो ये 3 आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन 39 घ। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का मौलिक जो कर्तव्य हैं वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं? तो ये आपके आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य। अगला देखने से पहले इस चीज को भी समझिए कि 42वें संविधान संशोधन है तो जोड़ा कहाँ गया है इनको? तो 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत जो है वो इनको स्थान दिया गया है। और 42वें संविधान संशोधन का सन क्या था? 1976 था। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है वो करते हैं, तो किसके द्वारा करते हैं? ये करते हैं आपका सीधे अथवा अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है वो करते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये कौन से आर्टिकल में है? तो 52 आर्टिकल में जो है आपका है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है? तो ये आपका राष्ट्रपति में ही होती है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद दोनों के दोनों खाली हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर फिर कौन होगा अगर दोनों खाली हैं? तो ऐसे कंडीशन में भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है आपका हो जाएगा, जिसमें आर्टिकल 65 जो है इसमें कहा गया है कि यदि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद खाली हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। पर अगर किसी कारण से उपराष्ट्रपति भी नहीं है
तो फिर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, या फिर उसके भी ना रहने पर उसी न्यायालय का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो हो सकता है, और जब तक राष्ट्रपति के कार्य को संपादित करेगा। और बिल कौन सा है? 1969, राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969। अगला, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम जो है इनमें से क्या था? ये जो है वो 12वें नंबर की राष्ट्रपति रही थी, पहली महिला राष्ट्रपति रही थी। 13वें राष्ट्रपति चुनाव 2007 में हुए थे, तब ये चुनी गई थी 12वें राष्ट्रपति के रूप में। इनका जो क्रम था वो 14वां था, और 25 जुलाई 2017 से देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू जी बन गई हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद एक अधिनियम बन जाता है? तो ये आपका होगा जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, तब वो आपका अधिनियम बन जाता है। कौन सा आर्टिकल? 111, 111। इसमें विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित प्रावधान जो है वो किया गया है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? तो आंसर की बात करते हैं, 12वें नंबर के जो है ये उपराष्ट्रपति थे, और उपराष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 13वां है, परंतु भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में ये 12वें नंबर के थे। 2017 से एम वेंकैया नायडू देश के 13वें उपराष्ट्रपति हैं। और वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति हैं उनका नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो आप यहाँ पर फोटो देख पा रहे हैं, ये आपके 7 अगस्त 2022 को जो है वो चुने गए थे। और 63 आर्टिकल ये कहता है कि मतलब अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह होता है। परंतु ये भी समझिए कि जो उपराष्ट्रपति है उसका चुनाव कैसे होता है। तो निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलने वाला जो निर्वाचक गण होता है उसके सदस्यों द्वारा होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। वर्तमान में यही है। 19 प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये आपके कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री जो है आपके ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार उसके पास होता है? नहीं भी है सदस्य उसके बाद भी उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, चुनाव आयुक्त। आंसर की बात करते हैं तो अटॉर्नी जनरल आपका ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है किसकी? महान्यायवादी की। और उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए आवश्यक होती हैं। और भारत का जो न्यायाधीश होता है उस भारत का जो महान्यायवादी होता है उसको संसद का सदस्य जो है होना जरूरी नहीं होता, परंतु वह किसी भी सदन में सदनों को किसी भी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति में वो बोल सकता है, ये अधिकार होता है महान्यायवादी को। इसके अलावा बात करें कि वर्तमान में महान्यायवादी जो है वो कौन है, तो ये हैं आपके वर्तमान में महान्यायवादी, जिनका नाम क्या है? आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी जो हैं, इनको भारत के जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा नियुक्त किया गया था। और 2 अक्टूबर 2022 से इन्होंने अपना पद जो है वो ग्रहण किया था, और 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल जो है वो हैं। बाकी यहाँ पर ये भी बताया गया है कि अपना मत देने सकते हैं, भाग ले सकते हैं, किंतु अपना मत नहीं दे सकते। वो हमने ऊपर भी जो बताया था उसी के अकॉर्डिंग। अगला देखते हैं, और आर्टिकल जरूर याद रखिएगा महान्यायवादी का, ये आर्टिकल 76 है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। महान्यायवादी का आर्टिकल कौन सा है? 76। एक गैर सदस्य के रूप में एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो महान्यायवादी आपका सही हो जाएगा। जो अभी ऊपर हमने सेम क्वेश्चन करा है वही चीज यहाँ पर बताई गई है, वही लिखा है। उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। अगला देखते हैं, वीडियो साथ ही साथ लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा जितने भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। और सेट की पीडीएफ के लिए वो हमने सेट बताया था कि भेज दिया था विद आंसर, टेलीग्राम चैनल पर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा जितने भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो कितनी अवधि के लिए? ये आपका हो जाएगा 2 महीना, ऑप्शन बी वाला। बाकी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सदन को लेकर के ये लिखा गया है कि जो आर्टिकल 101(4) है उसके तहत संसद और अनुच्छेद 190 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती जब वो 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशन से अनुपस्थित रहता है। तो ये 60 दिन कह लीजिए या 2 माह कह लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा।
राज्यसभा में कितने जो है वो होते हैं सदस्यों को लेकर के यहाँ पर पूछा गया है। तो अलग अलग ऑप्शन है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका यहाँ पर डायरेक्ट बात करते हैं तो अनुच्छेद 80 एक का खा में कहा गया कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिक प्रतिनिधि और राष्ट्रपति की अगर बात करें तो उनके द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों से मिलकर के राज्यसभा जो है वो बनती है। तो इसमें प्रश्न में सभी में लिखा भी था ना कि कितने कितने सदस्य आपके रहते हैं। बाकी अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो समाप्त होने का कोई विषय ही नहीं होता कार्यकाल जब राज्यसभा की बात होती है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो अस्थायी नहीं स्थायी एक सदन होता है जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त होते रहते हैं। कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य ही नहीं होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसका सदस्य नहीं होता। अच्छा, राज्यसभा का पदेन सभापति होता कौन है, तो वो उपराष्ट्रपति होता है और राज्य का सदस्य नहीं होता है यानी राज्यसभा का, परंतु उसका निर्वाचन जो होता है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिल करके होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आर्टिकल 89(1) और अनुच्छेद 64 में बताया गया है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है, उपराष्ट्रपति है। इनमें से कथनों में से कौन सा कह रहा है सही नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, बस ये गलत है। धन विधेयक लोकसभा से शुरू होता है। प्रश्न में आपसे गलत पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि राज्यसभा जो है उसको धन विधेयक कितने दिन की अवधि में पारित करना होता है, तो 14 दिन की अवधि में। और पेश कहाँ होता है, तो ये आपका लोकसभा में पेश होता है। पहले धन विधेयक पेश किया जा सकता है, यही क्वेश्चन भी बताया, तो केवल लोकसभा में या फिर दोनों सदन में, ऐसे करके ऑप्शन दिया गया है, तो केवल लोकसभा हो जाएगा पहला ही ऑप्शन। लेखानुदान बना है किससे संबंधित, तो ये आपका बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन के लिए जो है ये बना है। और इसको लेकर के आर्टिकल कौन सा है, तो 116 है लेखानुदान पारित करने के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है, ये अच्छा क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, जिसके द्वारा अपनी जो रिपोर्ट है वो लोकसभा के स्पीकर को जो है वो प्रस्तुत करती है। लोकसभा जो समिति है वो लोक व्यय पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य समेत कुल 22 सदस्य जो है वो होते हैं। सदस्यों की संख्या को टोटल पूछ लिया थी ना, तो इसलिए पता होना चाहिए। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा है जो कि आपका सही नहीं है, आपसे कह रहा है। सर्वोच्च न्यायालय को लेकर के अलग अलग कथन दिए गए हैं। सी वाला गलत है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालत की सुनवाई कर सकता है। इसको लेकर के लिखा है कि सर्व गलत जो है, सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के प्रावधान के अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में ही केवल हो सकती है। यहाँ पर लिखा था कहीं भी हो सकती, तो ये गलत था, इसीलिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। कई लोग ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री और राज्यपाल में कंफ्यूज होते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, राज्यपाल होता है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष। कौन होता है, राज्यपाल। ये पूछा भी जाता है कौन से आर्टिकल में, तो 154 में है। पर यह भी समझिए कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ऐसे करके पूछा जाता है कि ये किस आर्टिकल में, तो 154 में। इसका प्रयोग यह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है यानी हाई कोर्ट का, तो वो किसको देगा, वो देता है आपका राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट को नहीं देता है, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति को त्यागपत्र संबोधित जो है वो करता है और 62 वर्ष की आयु तक वह अपने पद पर जो है वो कार्यरत रहता है। इससे पहले वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने जो हस्ताक्षर युक्त पत्र हैं उनके द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। अगर वो पद से हटना चाहता है तो राष्ट्रपति को जो है वो दे सकता है। वही चीज प्रश्न में भी पूछी गई थी। भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है, किसका है वो यहाँ पर पूछा गया है। आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। भारत में चलित न्यायालय को लेकर के पूछा गया है। तो ये आपका बेसिकली स्टार्ट हुआ था हरियाणा के अंतर्गत मेवात नामक जो जिला है उसमें। इसका शुभारंभ किसने किया था, तो मुख्य न्यायाधीश के जी बालकृष्णन ने जो है वो किया था। और बाकी इस प्रकार के न्यायालय की परिकल्पना सबसे पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने तैयार की थी। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो की जा सकती है। तो ये करा चुके हैं कई बार कि अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल को लेकर बात की गई है। 3 आर्टिकल हैं जब बात होती है आपातकाल की। तो एक है 352 जिसमें आपका राष्ट्रीय आपात को लेकर के बात की गई है। इसमें देखेंगे तो 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 से सशस्त्र विद्रोह जो है वो रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, याद रखिएगा 352 के अंतर्गत ये रिप्लेस किया गया है। 356 याद करिए। 55 जो है आक्रमण, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से संबंधित है। 356 क्या है? तो ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है जब राज्य में विफलता हो जाती है उस समय। और 360 क्या है? तो ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, केंद्र और राज्य की जो व्यवस्थापिका होती है उसके लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत से एग्जाम में रिपीट होता है। यह है 61वां संविधान संशोधन 1989, जिसमें एज को घटा दिया गया था 21 से लेकर 18 तक, और ये 28 मार्च 1989 से प्रभावी हो गया था। अगला क्वेश्चन, आम चुनाव में जो मतदान की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है? 16, 17, 18 या 20? आंसर हो जाएगा आपका 18। 92वें संविधान संशोधन की अगर बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में शामिल जो भाषाओं की संख्या थी 2003 तक वो 18 थी, जो इस संशोधन के बाद अब कितनी हो गई? भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। सीपीएस और एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये सुझाव दिया था बलवंत राय मेहता समिति ने। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो इतना इन्होंने कहानी लिखा है, क्वेश्चन सीधे जो पूछा जाता है वो त्रिस्तरीय को लेकर ही पूछा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि त्रिस्तरीय पंचायतीय जो प्रणाली की अनुशंसा है वो किसने की थी? तो वो बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। और इसको लेकर के राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा इसका गठन 1957 में किया गया था। तो ये सन भी आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा ऐसा है जो कि सही नहीं है? तो सही जो नहीं है वो बड़े देशों के लिए आदर्श, ये गलत है। बाकी सभी आपका सही है, चाहे त्वरित निर्णय हो, चाहे लचीलापन हो, कानून की एकरूपता हो, ये सब आपका केंद्रीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं में आता है। अगला क्वेश्चन आपका, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश इनमें से किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने ही की थी, ये भी याद रखिएगा। इसी को अभी ऊपर हमने बताया भी था कि 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश इन्होंने प्रस्तुत जो है वो की थी। जो 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था वो जिला स्तर था, ब्लॉक स्तर था और ग्राम स्तर था। अशोक मेहता समिति ने इनमें से किसकी सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने आपका द्विस्तरीय की सिफारिश की थी। ध्यान दीजिएगा, अशोक मेहता द्विस्तरीय, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय। अच्छा, जो द्विस्तरीय थी उसको लेकर के समय जो देखने को मिल रहा है अशोक मेहता समिति का, वो 1977 देखने को मिल रहा है और 1978 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की थी। अगला क्वेश्चन, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति जो है इनमें से कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगी प्रशासनिक प्राधिकरण। तो ये आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। या ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय या पर्यवेक्षक के रूप में ये कार्य जो है वो करती है। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति इनमें से केवल है कौन सी है वो पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका प्रशासनिक प्राधिकारी, ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति। अगला क्वेश्चन, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की जो संख्या है वो कितनी हो गई है? तो 1206 हो गई है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य आपका नहीं है? तो कौन नहीं है इसमें से? जर्मनी नहीं है, बाकी फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना ये सभी हैं। कितने टोटल इसमें सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 सदस्य जो होते हैं वो आपके स्थायी सदस्य होते हैं और बाकी 10 जो होते हैं वो अस्थायी सदस्य होते हैं। कौन कौन से इसमें स्थायी हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना ये स्थायी हैं। 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा इनको जो है वो चुनती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना हुई थी 1961 लंदन जो है वहां पर। अगला क्वेश्चन आपका है, और मुख्यालय भी एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहां पर है? तो आपका इसका मुख्यालय भी लंदन में ही है। चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? तो ये नाम है आपका न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जिसे सिंहुआ न्यूज एजेंसी भी कहते हैं। कौन से देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक का नाम दिया जाता है? फ्रांस, ब्रिटेन, इटली या जर्मनी? तो आपका पहला ऑप्शन फ्रांस जो है वो सही हो जाएगा। येलो बुक जो है वो फ्रांस सरकार की सरकारी रिपोर्ट है। 50 प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं कि भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहां पर हुई थी? तो ये आपकी हुई थी बेंगलुरु में। आंसर हो जाएगा सी वाला, याद रखिएगा। कब हुआ थी? 1987 में।
वीडियो लाइक शेयर करते रहिएगा जो भी जुड़ते जा रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर 1965 में जो है वो की गई थी। और सीमा सुरक्षा बल का गठन की अगर बात करते हैं तो 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। भारत और पड़ोसी देशों की सीमाओं पर तैनात किए जाते थे। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में जो है वो था। अगला क्वेश्चन आपका संविधान सभा के संदर्भ में कि भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो आप सभी को पता है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। लागू इसका 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और अगर यहाँ बात करें 24 नवंबर 1949 जो है तो अंतिम रूप से तारीख भी यही जानी जाती है, वही यहाँ पर जो है वो लिखा है। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है 26 नवंबर आपका सही होगा, बाकी 26 जनवरी और 15 अगस्त भी ऑप्शन है, पर 26 नवंबर आपका ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो कब अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। कब नहीं यहाँ पूछा गया, यहाँ पर ये पूछा गया था किसके द्वारा? 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान सभा को अपनाया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में इनमें से कौन सा क्रम आपका यहाँ पर सही है? तो अगर यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे अलग अलग तो उसके अकॉर्डिंग सीधे आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर निर्धारित क्रम है सार्वभौम सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष जिसको कहते हैं, जनवादी, गणतंत्र। ये आपका सही क्रम हो जाएगा। इन्हें किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन से जो है इन्हें जोड़ा गया है। ये भी समझिए कि संविधान में उल्लिखित शब्द ये हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, ये तो हम ऊपर बता ही चुके हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। ये ऊपर बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किससे आरंभ होती है? तो संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है आपकी हम भारत के लोग शब्दों से। ये पूछा भी जाता है, हम भारत के लोग से भारत जो संविधान है वो स्टार्ट होता है। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि किस पर? किस जनता को सरकारों को चुनने और बदलने का अधिकार होता है। प्रजातंत्र का मतलब जनता सर्वे सर्वा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रकृति जो है वो कैसी है? तो कैसी है भारतीय संविधान की प्रकृति? प्रकृति में तो संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। ये यूपी में भी एक कोई एग्जाम हुआ था, वहां पूछा गया था। प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। अच्छा, बात करते हैं कितने भागों में बांटा गया है। एक संघात्मक है और एक एकात्मक है, ये दो मुख्य भागों में इन्हें बांटा गया है। प्रोफेसर वेयर जो है इन्होंने इसको अर्ध संघीय संविधान भी कहा है अथवा एक एकात्मक संविधान जो है जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है, ये कहा है। मतलब इतना पूछा नहीं जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के संदर्भ में कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध इनमें से किससे है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। और आपको ये पता होना चाहिए कि 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भूमि सुधार किसके विषय के अंतर्गत आता है? संघ, संवर्ती, राज्य या इनमें से कोई नहीं? तो राज्य सूची में आता है आपका भूमि सुधार का विषय। अगला क्वेश्चन भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, किससे नहीं प्राप्त कर सकते हैं? तो अगर आप भारतीय बैंक में धन जमा करेंगे तो नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जन्म से प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण से प्राप्त कर सकते हैं, किसी भूभाग में सम्मिलन हो जाए उससे प्राप्त कर सकते हैं, रजिस्ट्री से प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी चीजें होंगी। अगला क्वेश्चन नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2018, 11 दिसंबर 2019, सी ऑप्शन है 11 अक्टूबर 2019। और आंसर आपका बी वाला होगा, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में पारित हुआ था 9 दिसंबर 2019 को और उसी तिथि को लोकसभा से पारित भी हो गया था। 11 दिसंबर 2019 को ये राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया था और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी थी, तब ये विधेयक आपका अधिनियम बन गया था। तो 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हुआ है। यही आपसे प्रश्न जो है वो पूछा गया था। तो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 दिसंबर माह में आया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगला है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका जो कानून के समक्ष है वो सभी लोग बराबर हैं, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र, यही होता है विधि का कानून या कानून का अधिराज्य का मतलब। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत जो अनुच्छेद 14 है इसमें बात की गई है इसको लेकर के कि विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण का अधिकार जो है वो दिया गया है। अगला इनमें से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो किसको दी गई है मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति? एक तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है और दूसरा उच्च न्यायालय के पास है। मूल अधिकारों की अगर बात करते हैं तो उनको प्रवर्तित करने की शक्ति जो उच्चतम न्यायालय के पास है वो अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय के पास जो ये शक्ति है वो अनुच्छेद 226 है। तो दोनों ध्यान रखिएगा।
और आपको ये भी पता है कि न्यायालय इस शक्ति के प्रयोग से 5 प्रकार की रिट भी जारी करता है, और इन रिटों की अगर बात करें तो परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला कह रहा है भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं, और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं और भाग 3 में मौलिक अधिकार आते हैं। इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 19 जो है आपका, ये प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। 19 के अंतर्गत भी 19(1) का ये है आपका वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित, इसी में ही प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। वैसे तो आपको पता है कि 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकारों को लेकर बात की गई है, तो 19(1) में है प्रेस की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन आपका है इनमें से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं रहा है। तो आप सभी को पता है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन से इसको हटाया गया है और इसमें अनुच्छेद 300 का जो है उसको अब इसमें शामिल कर दिया गया है, और ये अब एक कानूनी अधिकार जो है वो बन गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो अधिकार प्रच्छा जो है ये आपका रिट जो जारी होती है ना, उसी में आता है अधिकार प्रच्छा, तो पोस्टमार्टम इसी को कहा जाता है। तो अगर बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, जो कि अनुच्छेद 32 में आता है, इसको संविधान की आत्मा और हृदय की संज्ञा इन्हीं ने दी है। और संवैधानिक उपचारों में अगर बात करें तो जो क्वा वारंटो है, जिसको अधिकार प्रच्छा कहते हैं, इसी को ही पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। संवैधानिक उपचारों का पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। नया क्वेश्चन है। अच्छा, एक चीज ये भी लिखी गई है कि पोस्टमार्टम भी एक कार्यवाही है जिसमें मृत व्यक्ति के मरने के दावे की वैधता की जांच की जाती है। अतः विकल्प ई सही उत्तर है, यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में डी सही दिया है। यानी ई वाला ऑप्शन यहाँ पर जो दिया हुआ था वो अगर देखें कौन सा है, यहाँ पर इन्होंने इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक वाला ऑप्शन दिया है, परंतु बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से अधिकार प्रच्छा को ही सही माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में होता है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्व में होते हैं। अगला है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत की गई है। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 40 है, पंचायती राज से संबंधित। अगला क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से अलग हैं। तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं होते हैं, जबकि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो प्रवर्तनीय होते हैं। ये दोनों में मेन डिफरेंस होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बाकी इनके बारे में भी थोड़ा सा दिया गया है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो संविधान के भाग 4 में आते हैं और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए निर्देश दिए गए, जबकि भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है वो आते हैं, जिसमें राज्य के प्रति दिए गए सुरक्षा की गारंटी को लेकर के बात की गई है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको निर्धारित किया गया है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। तो कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन, जिसमें भाग 4 अगर बात करें मौलिक कर्तव्यों से संबंधित भाग कौन सा है? 4 का है आपका, और इसके साथ साथ अनुच्छेद 51 का इसको शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पर भाग 4 का है और यहाँ अनुच्छेद 51 का है, इसी में ही मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। मूलतः अगर बात करें संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो आप कहेंगे मूलतः तो 10 थे, परंतु जो 86वां संविधान संशोधन है इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को अगर बात करें तो कौन से नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है, यही ऊपर हमने अभी देखा भी। अगला इनमें से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, आपसे पूछा गया है। तो मौलिक कर्तव्य हमारा है कि हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को हमें संरक्षित करना चाहिए, और यह तो पहले ही बता दिया कि अनुच्छेद 51 का में आपको इसको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का हिस्सा नहीं होता है, होता है या होता भी और संसद में बैठता है, इसके अलावा संसद में वोट दे सकता है, इनमें से कोई नहीं करके, तो बी ऑप्शन होता है। आपको पता है भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा और संसद, और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार संसद का यह अभिन्न अंग होता है। बस यही आपसे प्रश्न में पूछा गया था। अगला है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, तो आपको पता है एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली, पर पूरा नहीं लिखा है इसलिए इसमें ऑप्शन बी और सी दो सही दिए गए, क्योंकि ये दोनों मिल करके आपका चुनाव कंप्लीट कराते हैं। तो आपको पता है कि अनुच्छेद 55 है, जिसमें 55(3) है, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन को लेकर के बात की गई है कि जो निर्वाचन होता है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा होता है। तो ये पूरा हो जाएगा, इसीलिए दो ऑप्शन सही हैं, बी और सी
मिला करके। अगर भारत के राष्ट्रपति की बात करें, उसके चुनाव में कोई विवाद हो जाता है तो उस विवाद को किसको सौंपा जाता है? तो यह विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास जाता है। अब इतना बड़ा विवाद है राष्ट्रपति से संबंधित तो सुप्रीम कोर्ट ही के पास जाएगा। अच्छा, ये विवाद को 71 आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग जो है वो सौंपा जाएगा और जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय होगा वही अंतिम मान्य होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। अब कुछ लोग यहाँ पर सोचेंगे कि मुख्य न्यायाधीश हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट का, तो ऐसा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति को संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, वही यहाँ पर लिखा है। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख के अनुसार संविधान का अगर अतिक्रमण करता है राष्ट्रपति तो अनुच्छेद 61 के तहत उस पर चलाया जाता है महाभियोग। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका आर्टिकल, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से आर्टिकल से? 61 आर्टिकल से। तो यही आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का कार्यपालिका जो अध्यक्ष है वो इनमें से कौन है? तो कौन है आपका भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष? तो राष्ट्रपति ही होता है भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष। कौन से आर्टिकल में है? 53 में है। 52 में होता है राष्ट्रपति होना चाहिए और 53 में क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होती है। बस इतना सा अंतर है। अगला देखते हैं आपका, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो केंद्र सरकार में जो है मंत्रिमंडल सचिव होता है। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होता है और वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष भी आपके होते हैं। अगला कह रहे हैं, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियां किसमें होती हैं? तो राष्ट्रपति में होती हैं। भारत के राष्ट्रपति में जो है होती हैं अधिशासी शक्तियां। 53(1) में इसका वर्णन किया गया है। अगला कह रहा है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर भी कर सकता है, बाह्य आक्रमण के आधार पर भी कर सकता है, युद्ध के आधार पर भी कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति लगा सकता है और यहाँ पर यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वो लागू किया जाता है? तो जो राज्य की बात होगी तो मुख्यमंत्री होगा या लेजिस्लेटिव असेंबली होगा या फिर गवर्नर होगा या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो आंसर बात करते हैं गवर्नर यानी कि राज्यपाल हो जाएगा कि जो राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है वो राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने पर ही लगता है। कौन सा आर्टिकल है? 356 आर्टिकल के तहत ये लगता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो कौन सा अधिकार नहीं देता है भारतीय संविधान? तो ये नहीं देता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। जो भारतीय संविधान है भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है कि वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सके, परंतु प्रधानमंत्री की नियुक्ति का भी अधिकार देता है। जो रक्षा बल होते हैं ना आपका, थल सेना, जल सेना, उनके जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं उसका भी अधिकार देता है और साथ ही साथ देश के किसी भी भाग में आपातकालीन लगाने का भी अधिकार देता है। परंतु अगर बात करें राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का तो यह अधिकार किसके पास होता है? केवल और केवल राज्यपाल के पास होता है। कौन से आर्टिकल से होता है? 164(1) के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल जो है वो कर सकता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वो क्या करे? राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति होती है, 72 आर्टिकल बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की शक्ति नहीं होती, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपातकाल की घोषणा की भी शक्ति होती है और अध्यादेश जारी करने की भी शक्ति होती है, तो आंसर हो जाएगा बी वाला। आपको यह पता होना चाहिए कि 124 आर्टिकल है उच्चतम न्यायालय से संबंधित, इसका खंड 4 है जिसमें किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कदाचार या असमर्थता जो होती है ना वो हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 अगर बात करें बहुमत द्वारा वो पारित ना हो जाए। समर्थित जो समावेदन होता है वो राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दिया है, तो ये यहाँ संसद से होकर के पारित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, कहां से थे? यूपी से, आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। मैंने कल ही क्वेश्चन कराया था, कल आया था परसों आया था, जिसमें आपको मैंने बताया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो बिहार के थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, पहले राष्ट्रपति भी थे और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो आंसर हो जाएगा बिहार से थे राष्ट्रपति जी पहले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला कौन सा कथन कह रहा है गलत है? तो कौन सा गलत है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, बस यही गलत है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है अनुच्छेद 66 ये कहता है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, सेम जैसे राष्ट्रपति का होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, बता भी चुके थे ऊपर, अभी हमने आपको चित्र भी दिखाया था कौन है। अगला है आपका, और अच्छा ये भी समझिए कि आर्टिकल 64 है और अनुच्छेद 89 है जिसके अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
अगला है भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, किसका है प्रधानमंत्री? राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का? तो केंद्र सरकार का है। प्रधानमंत्री तो पूरे केंद्र स्तर पर होता है। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 74 है। राष्ट्रपति को सहायता देना हो, सलाह देना हो, उसके लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। ये किस में बताया गया? ये इसी अनुच्छेद 74 में बताया गया है। और इसी जो मंत्रिपरिषद, इसका प्रधान कौन होगा? तो इस मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री जो है वो होगा, वही यहां पर बताया गया है। और अनुच्छेद 78 क्या कहता है? अनुच्छेद 78 ये कहता है कि ये प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को संसूचित करें और जानकारी राष्ट्रपति मांगे तो वो दें। अगला है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो ये केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 75 आर्टिकल के अंतर्गत 2 है जिसमें आपका ये बात जो है वो की गई है कि मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। और 75(3) के अकॉर्डिंग मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल और केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें क्वेश्चन सारे के सारे अच्छे हैं, कोई स्किप करने वाले नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये सब रटे होने चाहिए। अगला है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, किसके उत्तरदायी होते हैं? तो ऊपर यहाँ पर आपको बताया मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो कि चारों ही ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए यहाँ स्टार लगा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि मंत्रिपरिषद जो है आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो कि ऊपर हमने अभी यहाँ पर देखा। तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं है। अगला है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका की अगर बात करें तो किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो ये आपका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, ये आपको पता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, यही आपसे पूछा गया। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में इनमें से कौन सा है जो कि सही है? तो सही जो आपका है वो आपका इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक है। शासन प्रणाली की 2 पद्धतियां होती है, एक संसदीय होती है, एक अध्यक्षीय होती है। भारत में ग्रेट ब्रिटेन का अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय जो संसदात्मक शासन व्यवस्था होती है ना, उसमें कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है और राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, इसलिए विकल्प ई यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग सारे ऑप्शन आ जाएंगे। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है, विधायिका और कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र हैं, इसीलिए ई ऑप्शन यहाँ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो प्रधानमंत्री मैंने बताया मंत्रिमंडल या लोकसभा, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी आपका होगा, क्योंकि आपका पता है वही मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में होता है ना, और लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बाकी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में होता है, आर्टिकल 75(3). संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया है, वो कौन से आर्टिकल में प्रयोग किया गया है? आंसर की बात करते हैं, अनुच्छेद 352 में किया गया है मंत्रिमंडल शब्द का केवल और केवल एक बार प्रयोग, कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से देगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये है तो आपातकाल से संबंधित 352, परंतु इसी में उल्लेख किया गया है मंत्रिमंडल शब्द का एक बार। अगला है भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो जब बात करते हैं कानूनी विषयों की तो अटॉर्नी जनरल आपका सही हो जाएगा। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 76 है। भारत सरकार को कानूनी मामलों में कौन परामर्श देता है? राष्ट्रपति जो है वो अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल बनाया जा सकता है, और भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी यही होता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद ये धारण करते हैं। अगला है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो महान्यायवादी कौन चुनता है? अभी ऊपर हमने देखा राष्ट्रपति चुनते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी चुना जाता है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो अभी मैंने बताया महान्यायवादी कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देते हैं, पर ऑप्शन में एडवोकेट जनरल दिया गया है क्योंकि यहाँ पर महाधिवक्ता की बात की गई है, क्योंकि यहाँ राज्य सरकार की बात की गई है, इस चीज को ध्यान दीजिए। ऊपर जो बात की गई थी यहाँ पर आप देखेंगे अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, यहाँ भारत सरकार की बात हो रही है। जब केंद्र सरकार की जब बात होगी तब आप अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी के साथ जाते हैं, परंतु जब राज्य सरकार की बात होगी तब हम किसके साथ जाते हैं? तब हम महाधिवक्ता के साथ जाते हैं, इसी को ही एडवोकेट जनरल कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत काम करता है, और जैसे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता था, ये आर्टिकल 165 है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 100 नंबर पर प्रश्न पर पहुंच चुके हैं हम कि आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो आर्टिकल अनुच्छेद की बात करें 356 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आजादी के बाद भारत में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जो है आपका पारित किया गया था, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का प्रावधान किया गया था।
जो भी लोग वीडियो में बाद में जुड़े, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। बढ़ते हैं 101 प्रश्न की तरफ। 100 प्रश्न और रह गए, टोटल 200 प्रश्न हमारे थे। लोकसभा का नेता कौन होता है? आप सभी को पता है, लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। आर्टिकल 75 हम बता चुके हैं। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम एज कितनी चाहिए होती है? तो कितनी चाहिए होती है? 25 साल चाहिए होती है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 84 में जो है इसकी एज को लेकर के प्रावधान किया गया है कि न्यूनतम जो एज चाहिए लोकसभा के लिए वो 25 साल होनी चाहिए, और राज्यसभा के लिए जो न्यूनतम एज चाहिए वो 30 साल होनी चाहिए। यही आपका यहाँ पर बात की गई है। अगला कह रहा है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम कितनी एज? तो 25 साल बता चुके हैं ऊपर हम आपको। संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए होती है? तो आंसर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका भी 25 साल ही सही हो जाएगा। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत अगर खो देता है तो उसे प्राप्त ना हो सके अगर वैध मतों का 1/3 या 1/4 या फिर 1/5, तो एक्चुअल में आंसर होगा 1/6, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं आपका सही होगा कि कोई भी प्रत्याशी अगर वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त कर पाता है तो उस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाती है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो ये रहेगा 2026 तक। आंसर हो जाएगा बी वाला। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) जो है उसमें उसके परंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण 2026 तक संशोधित किया गया है। तब तक स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना आधार वर्ष रहेगी। अगला है लोकसभा। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है कौन सी जनगणना पर? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। ऊपर अभी बताया भी। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो कहां पर सबसे ज्यादा है? ये आपका हिमाचल प्रदेश आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और वही यहाँ पर डिटेल में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्यों को मिलकर के बनती है। अगर सबसे छोटी विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो पुडुचेरी है 30, जबकि राज्यों में अगर बात करें तो सिक्किम 32 के साथ है। परंतु अगर ऑप्शन में नहीं दिया गया था यूपी पर, अगर आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की है 403 सीटों के साथ। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं था, इसीलिए ऑप्शन में वहां पर हिमाचल प्रदेश को सही माना गया है। बाकी आप यहाँ और ऑप्शन का भी देख सकते हैं। अगला कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास आपका ये शक्ति होती है। और प्रश्न काल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा के आंग्ल भारतीय जो सदस्य हैं उनको मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। परंतु राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था, परंतु 104वां संविधान संशोधन जो है उसके अधिनियम जो 2019 है उसके द्वारा अब इसे हटा दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा में हटा दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला कह रहा है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 330 है, जिसमें ही आपका अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण को लेकर के बात जो है वो की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, तो ये आपका प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल से करता है? तो 85(2) करके है, इसके जरिए करता है। अगला क्वेश्चन आपका है लोकसभा जो है उसको उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही भंग किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग किया जा सकता है। ऊपर हम बता चुके हैं। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो आपके टोटल वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की नई बैठक या प्रथम बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र आपके जो है वो बुलाए जाते हैं। कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये आपका राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो सबसे अधिक प्रतिनिधि भेजता है। और बिहार 40 है, मध्य प्रदेश 29 है, बंगाल 42 है, उत्तर प्रदेश 80 है। लोकसभा में सीटों की संख्या की बात की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है? तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग एमपी और तमिलनाडु यहाँ पर नहीं, बिहार और महाराष्ट्र आपका ऑप्शन पहला वाला जो है वो सही हो जाएगा। प्रश्न काल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। इस समय बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 54 हुआ करती थी और महाराष्ट्र में 48 हुआ करती थी। तो 2000 सन के बाद 3 नए राज्यों के गठन के साथ इस संख्या में परिवर्तन हो गया है।
अब स्थिति किस प्रकार है, तो लोकसभा में पहले स्थान पर है यूपी 80 सीटों के साथ, दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र 48 सीटों के साथ, तीसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल 42 सीटों के साथ, मध्य प्रदेश 29 सीटें, तमिलनाडु 39 सीटें, बिहार में 40 सीटें। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूपी में लोकसभा में 80 सीटें हैं। अगला है लोकसभा का, और बिहार का भी याद रखना है। अगला है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो कब हुआ था, ये हुआ था 1952 में, लोकसभा का पहला आम चुनाव। और अगर बात करते हैं तारीख की, तो 1951 से लेकर के 1952 के बीच में पहला आम चुनाव हुआ था। ये चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। और लोकसभा का पहले अधिवेशन की बात करते हैं तो 13 मई 1952 को लोकसभा का पहला अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व इनमें से किस आधार पर जो है वो किया जाता है, तो ये किया जाता था उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान के आधार पर। तो किसी भी इस प्रकार कहेंगे किसी राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में ऑलरेडी कर दिया गया है। राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं, तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ऊपर बता चुके थे। एक स्थायी सदन होता है, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की सेवा निवृत्त समाप्ति पर निवृत्त हो जाते हैं, और जो सभा के सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, आर्टिकल 83(1) के अकॉर्डिंग। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका विघटन नहीं होता, यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है, तो राज्यसभा को केवल उपराष्ट्रपति के पास अधिकार होता है, कि इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा की तो सभापति उपराष्ट्रपति होता है ना, ये एक स्थायी सदन होता है, इसको तो भंग ही आप नहीं कर सकते ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी अधिकारी के पास इसे भंग करने का अधिकार नहीं होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति हैं जो मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। आर्टिकल कौन सा है, अनुच्छेद 80 है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, इनमें से किसी में भी अनुभव उनको होना चाहिए। राज्यसभा के चेयरमैन इनमें से कौन है, तो राज्यसभा के चेयरमैन आपको पता है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ऊपर बता चुके हैं। कौन सा आर्टिकल है, 89 करके है, अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा जो है वो होता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिड़ला है। उपाध्यक्ष कौन है, तो एम थम्बी दुरई करके हैं, और लिखा है इसके बाद से उपाध्यक्ष का पद रिक्त है। अगला क्वेश्चन आपका है लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष जो है वो कौन है, तो लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष 1999 में क्वेश्चन आया ना, तो इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा, एम सैयद करके हैं। बाकी आपको पता है कि अभी तक लास्ट वाले जो थे एम थम्बी दुरई थे। अगला है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, कितने महीने का, तो 6 महीने का अंतराल होना चाहिए 2 सत्रों के बीच। कम से कम अगर बात करें तो सत्र की पहली बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा, और इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य होता है। आर्टिकल 85(1) में है, इसके लेकर के बात की गई है। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है, चारों ऑप्शन में कोई भी नहीं है तभी स्टार लगा हुआ है। प्रश्नकाल और सभा पटल पर रखे जाने के तत्काल पश्चात और किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय को लोकप्रिय नाम दिया जाता है शून्यकाल। चूंकि यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है, इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वान्ह 10 बजे से, यानी एएम का टाइम है, 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या ना उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर डिपेंड करता है, और संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता नहीं प्राप्त है, इसलिए दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं था। बाकी यहाँ पर पूरा समझा दिया गया क्या क्या टाइमिंग है। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, तो विभाजन प्रणाली संबंधित है नीति या कार्यान्वयन से संबंधित। इसमें सचिवालय जो है वो नीति निर्माण का काम करता है, जबकि क्रियान्वयन जो है वो संबंधित निकाय या एजेंसी करती है। इनमें से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, तो कौन सा सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर समिति। संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की स्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद की रिपोर्ट जो है वो देती है। आम आदमी पार्टी पूछा गया है, कैसी पार्टी है, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आंसर दिया गया है। निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रायोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है, इनके चुनाव
को लेकर बात की गई है और बाकी यहाँ पर क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए उसको लेकर के बात की गई है। आम आदमी पार्टी उपयुक्त अर्हताएं पूर्ण करती है और इसलिए कि राज्य स्तरीय पंजीकृत पार्टी है और आपको पता है एक राष्ट्रीय पार्टी बना दी गई है जिसमें इन्होंने अभी अपडेट नहीं किया है। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या क्या शर्तें होती हैं। यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का 6% अगर प्राप्त कर लिया है, इसके अलावा उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त कर लिया है, यदि वो राज्य की लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में उस राज्य में हुए कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त कर लेता है, तो राज्य या फिर उसने लोकसभा में कम से कम एक सीट जीत ली हो। इस प्रकार से आपकी अलग अलग शर्तें दी गई हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर राज्य स्तरीय पार्टी की बात की गई है, परंतु आपको पता है कि राष्ट्रीय स्तर का दर्जा इसको मिल चुका है। अगला है संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो आयोजित होता है। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, केवल और केवल 4 आपका सही होगा कि एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए होता है जिस पर दोनों सदनों में किसी प्रकार का मतभेद होता है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये बात की गई है? तो अनुच्छेद 108 में ये कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित होगा जब किसी विधेयक पर विचार करना होगा जहां पर दोनों सदन अलग अलग मतभेद अलग अलग जो है वो विचार रखते हैं। तो आर्टिकल 108 में है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च होता है? तो आपका संविधान जो है वो सर्वोच्च होता है। आपका ऑप्शन बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। बाकी इसमें राज्य व्यवस्था को लेकर के बात की गई है, कोई खास नहीं है। अगला है दिल्ली जो है वो आपका क्या है? तो दिल्ली आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है। आंसर हो जाएगा बी वाला। संविधान की पहली अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का जो राज्य बना वो कौन से संशोधन के अंतर्गत बना है? तो 35वें संशोधन के अंतर्गत सिक्किम बना है। 1974 में यह संविधान संशोधन आया था और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य जो है वो बनाया गया था। बिहार को काट करके एक अलग से वनांचल राज्य का बनना संभव है। ये पूछा कब गया है? 1999 में। इसमें इनमें से कोई नहीं दिया गया। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है। बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनना संसद के प्रावधान के द्वारा संभव है। अच्छा, किसके द्वारा संभव है वो यहाँ पर पूछा गया था। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था उसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे MN वेंकट चलैया करके। ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सन 2000 में यह आयोग आया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा हुई है? तो भारतीय संविधान के द्वारा हुई है। कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 124 है जिसमें न्यायाधीशों की संख्या का उल्लेख जो है वो किया गया है। बाकी इसमें यह बताया गया है कि कब कब संसद ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो हैं उनकी संख्या में परिवर्तन किया है। जैसे आपका 1960 में बढ़ाकर 13 कर दी गई थी, 1956 में ये 10 संख्या थी, 1986 में 25 हुई, 2008 में 30 हुई, 2019 में 33 हुई मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता इनमें से क्या है? तो यहाँ पर नंबर की बात की गई, तो ऐसे तो इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि नंबर तो ऊपर अलग ही अलग दिए गए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 124 है जिसमें राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और कॉलेजियम पद्धति के अनुशंसा पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की अगर वृद्धि करने की शक्ति की बात हो किसके पास होती है? तो संसद के पास ये शक्ति जो है वो आपकी होती है। अगला क्वेश्चन आपका है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल आपकी होती है। सर्वोच्च न्यायालय की जो बात करेंगे कौन से आर्टिकल में? तो सब 124 में है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख करके दे सकता है? तो ये त्याग पत्र राष्ट्रपति को लिख करके दे सकता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक उच्चतम न्यायालय के लेकर के सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलते हैं। न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ होता है? कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ये होता है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ, कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य या केंद्र के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, शून्य घोषित कर सकता है। ये अधिकार इसके पास होता है। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित होती है? तो ये आपकी इनमें से एक से अधिक हो जाएगा कि न्यायिक प्रणाली संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। वो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिए, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया, संविधान, परंपरा, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन हो जाएंगे। राज्य सरकार का कार्यकारी जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है?
वो आपका यहाँ पर राज्यपाल हो जाएगा, आर्टिकल 154 हो जाएगा, वही हमने बताया। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो होती है। और संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 से लेकर 167 के बीच में अगर बात करें तो कार्यपालिका को लेकर के वर्णन किया गया है। कार्यपालिका में कौन आता है? तो राज्यपाल भी आता है, मुख्यमंत्री भी आता है, मंत्रिपरिषद भी आता है, राज्य का महाधिवक्ता भी आता है, ये सब इसमें जो है वो आते हैं। और राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, यही चीज यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया है। और राष्ट्रपति को ही संबोधित करके अपना त्याग पत्र भी देता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में क्या क्या सम्मिलित होता है? इस तरीके से ऑप्शन है, तो केवल और केवल चौथा यहाँ पर सही होगा, यानी राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है वही सब आपका पूछा गया है कि राज्यों की विधायिका में ये सभी शामिल जो है वो होते हैं। आर्टिकल कौन सा है? 168 है, इसमें राज्यों की विधायिकाओं में ये तीन जो है वो आते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो आर्टिकल कौन सा है? तो ये आपका अनुच्छेद 175 2 हो जाएगा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के संदर्भ में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्य की जब बात होती है तो विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, तो आंसर हो जाएगा विधान पालिका परिषद, पहला ऑप्शन। राज्य की विधान पालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा आपका निम्न सदन होगा, ये आपका ध्यान रखिएगा। विधान पालिका परिषद उच्च सदन और विधानसभा निम्न सदन। राज्य विधानसभा विधान परिषद के सदस्य इनमें से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो किससे नहीं चुने जाते हैं? इनमें से एक से अधिक नहीं या इनमें से एक से ज्यादा। तो यहाँ पर बात की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 171 3 के प्रावधान के तहत विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। इसमें 1/3 सदस्य हैं जो स्थानीय निकायों के द्वारा, 1/12 सदस्य न्यूनतम 3 वर्ष से, स्नातकों के द्वारा 1/12 सदस्यों को न्यूनतम 3 वर्ष से जो अध्यापन कर रहे लोग हैं वो चुनेंगे, जो कि माध्यमिक स्तर से निम्न स्तर तक के नहीं होने चाहिए, वही यहाँ पर बात की गई है। अगला है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है, केंद्र संसद इसको केवल और केवल कर सकती है, आर्टिकल 169। और इसके लेकर के कितने सदस्यों की संख्या कम से कम होनी चाहिए? तो 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। अगला है कि इनमें से राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। तो विधान परिषद यहाँ पर आपका केवल और केवल चौथा बिहार में है, ऑप्शन है आपका केवल और केवल 4 होगा। वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें विधान परिषद है, जिसमें बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी जो है आपके शामिल हैं। आर्टिकल 168 1 है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो कौन करता है? अनुच्छेद 170 करता है। किसको लेकर के? राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन को लेकर के। वही यहाँ पर विधानसभाओं को लेकर के, संरचना को लेकर 170 आर्टिकल है। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण जो है 176 आर्टिकल है। और विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 178 आर्टिकल है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहता है तो उसे अपना त्याग पत्र किसको देना चाहिए? तो ये आपका उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है, अगर विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहता है तब। किसी उच्च न्यायालय की अगर बात करें, उसने ये फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है, तो यही पूछा गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसको लेकर के फैसला दिया था और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में निर्णय दिया था कि यदि विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से 3 बार तलाक कहकर तलाक दिया जाता है तो ऐसा तलाक गैर कानूनी होगा। बाकी बाद में हटा भी तो दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित उच्च न्यायालय में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो ये आपका गुवाहाटी है और आपका मुंबई है। एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय। गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय ना, वो एक से अधिक राज्यों के लिए, इसकी क्षेत्रकारिता असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तक है। मुंबई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और गोवा है। अगला है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ जो न्यायपीठ है उनके समक्ष है, उसका प्रकार जो है इनमें से क्या था? तो परमादेश याचिका या स्वात्वाधिकार मुकदमा, टाइटल सूट जो है इसको कहते हैं। 2001-2 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला है आपका, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है
भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। आर्टिकल 324 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, भारतीय निर्वाचन आयोग, तो समझ के याद रखिएगा 324 आर्टिकल में आपका यह आता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो आपका आंसर 13 जो है वो सही हो जाएगा। ये 13 आर्टिकल जो है वो हो जाएगा। 150 प्रश्न हम क्रॉस कर चुके हैं। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे तो संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 में है, ये तो हम बता चुके हैं। अगला है इनमें से कौन सा विषय है जो कि समवर्ती सूची में है? कृषि है, शिक्षा है, पुलिस है, रक्षा है, तो शिक्षा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। आपको पता है 42वां संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 के द्वारा इसको समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आपको पता है आर्टिकल 280 में वित्त आयोग को गठन को लेकर के बात जो है वो की गई है। राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध किससे रखता है? तो राज्य और केंद्रों के बीच वित्त से संबंधित है। आपका ये दोनों के मध्य कर और अनुदान के बारे में, विभाजन के सिद्धांतों के बारे में सुझाव देता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी और जिसकी जगह अब 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बन चुका है और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन इसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया था। तो तेलुगु देशम पार्टी आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास होता है? तो चुनाव आयोग के पास ये अधिकार होता है। जो राजनीतिक दल है उनको दिया जाता है राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा। भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में इनमें से कथन दे रखे हैं और विचार करना है और बताना है कौन कौन से सही हैं। तो चारों के चारों कथन यहाँ पर सही हैं। तो कौन कौन सा कथन है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है। राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वो है जिसे 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 1999 के आम चुनावों में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल हुआ करते थे। तो चारों सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस वर्ष सरकारिया आयोग, ये पूछा जाता है सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था, इसने अपना प्रतिवेदन जो है वो जमा किया था। तो ये जमा किया था इसने 1987 में। सरकारी आयोग किससे संबंधित था? केंद्र राज्य जो संबंध है उनकी समीक्षा से संबंधित जो है ये था। 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RSS सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था और केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें इसने प्रस्तुत भी की थी। पंचायत के चुनाव कराने के हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का चुनाव के लिए राज्य सरकार निर्णय लेती है, यही सही हो जाएगा। कौन से आर्टिकल में आता है पंचायत का गठन? आर्टिकल 40 में आता है पंचायतों का गठन। राज्य सूची से संबंधित ये आपका विषय है। पंचायती राज विषय किससे संबंधित है? राज्य की सूची पर संबंधित है। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो 243G के तहत जो है ये दी गई है और इसके अंतर्गत छा करके हिंदी में भी लिखा हुआ है। बाकी 11वीं अनुसूची की अगर बात करें, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है और इसमें कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। इनमें से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल ही नहीं है? तो क्या इसमें से शामिल नहीं है? ग्रामीण खेल नहीं शामिल है, बाकी पुस्तकालय शामिल है, ईंधन और चारा है, तकनीकी प्रशिक्षण है। टोटल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं और वही यहाँ पर दिए भी गए हैं। इनमें से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ है? तो ये निर्माण ग्राम पंचायतों का हुआ है पंचायती राज व्यवस्था के तहत। बाकी आर्टिकल भाग 9 में आता है। आर्टिकल 243 से 243 रड़ा तक है और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इसी में ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत की गई थी। इसी में त्रिस्तरीय पंचायती राज को लेकर के बात की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, ये ऊपर हम बता चुके थे। ये नहीं बताया था कि 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ये भी हम बता चुके हैं। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का
निर्देश देता है। 32, 40, 48 या 51, 32 आर्टिकल हो जाएगा आपका। संविधान का अनुच्छेद तो 40 होगा ना, जिसमें राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अच्छा, पूछा गया था आर्टिकल ना, हाँ, तो यहाँ पर बी आंसर होगा। ठीक है, आर्टिकल 40 आपका सही हो जाएगा। ग्राम पंचायत तो बता चुके हैं। अगला इनमें से कौन सा अनुच्छेद है पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? तो पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को जो है अनुच्छेद 40 देता है। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? सभी की सभी हैं। क्या क्या है विशेषता? सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। लक्ष्य इनका गांवों को सामाजिक और आर्थिक न्याय देना होता है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं। पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय प्रणाली है उसमें क्या क्या आता है? तो ग्राम पंचायत आता है, क्षेत्र पंचायत आता है, जिला परिषद आता है। आंसर डी वाला हो जाएगा। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या होता है? तो लक्ष्य होता है गांव वाले जो हैं उनकी, ग्रामवासी जो है उनमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण जो है वो किया जाए। अगला है सफलतापूर्वक कार्य के लिए पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, स्थानीय जनता की सहयोग की जरूरत पड़ती है, वो यहाँ पर बताया गया है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है तो शक्ति का विकेंद्रीकरण भी होगा, लोगों की हिस्सेदारी भी होगी, सामुदायिक विकास भी होगा। पंचायती राज को किसके अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है? 73वें संविधान संशोधन हो जाएगा। 1992 इसका समय है और आर्टिकल आपका 40 है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था आई, उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता समिति थी, ये हम बता चुके हैं। 1977 में ये समिति आपकी, नहीं, 1977 में तो अशोक मेहता समिति आई थी और ये तो 1957 में आई थी। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति और 1977 में अशोक मेहता समिति, और 1978 में जो आपका 2 स्तरीय पंचायती प्रणाली है उसकी सिफारिश की गई थी। 1985 में जेबी राव समिति आई थी और 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति आई थी और 1988 में पी.के. थुंगन समिति का गठन जो है वो किया गया था। 1988 में जो एल.एम. सिंघवी हैं इन्होंने पंचायतों को संवैधानिकता का दर्जा देने की सिफारिश की थी। जितना भी यहाँ पर हाईलाइट किया है सब रटा होना चाहिए, इसमें से सारी चीजें रिपीट होती हैं। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए समिति कौन सी? तो बता चुके हैं, बलवंत राय मेहता समिति। अगला इनमें से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट आपका नहीं है? तो स्थानीय स्वास्थ्य जो समुदाय है उसमें आत्मविश्वास को नहीं जगाना लिखा है ना, बस इसीलिए गलत हो जाएगा। विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है। भारत में पंचायती राज जो है सबसे पहले राजस्थान में कहां पर प्रारंभ हुआ था? राजस्थान के साथ साथ और कहां पर प्रारंभ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में आपका हुआ था। आर्टिकल 40 है जिसमें इसको लेकर के बात की गई है और राजस्थान के नागौर जिले में आपका ये आया था। उसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस व्यवस्था को लागू किया था, तो यही दोनों राज्य हो जाएंगे। पंचायती राज सबसे पहले प्रवर्तित कहां पर किया गया था? तो हिमाचल प्रदेश में प्रवर्तित किया गया था। किस आयोग या कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो ये अशोक मेहता कमेटी जो है, अच्छा अशोक राय मेहता अलग है, अशोक मेहता कमेटी अलग है, तो दोनों अलग अलग ऑप्शन दिए हैं इन्होंने। बी वाला आंसर होगा अशोक मेहता कमेटी। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने गलत लगा दिया जल्दी में। यहाँ पर पंचायती राज तो सबसे पहले राजस्थान में हुआ था ना, हिमाचल लग गया धोखे से। तो राजस्थान में आपका पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था, ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश जो है आपका नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से हम बात ही कर रहे हैं। ये पहले नंबर पे था राजस्थान और आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य था। यहाँ पर किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की? अशोक मेहता कमेटी आपका हो जाएगा। अशोक मेहता समिति गठन 1977 में जनता पार्टी सरकार ने किया था और इन्होंने ही न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखने ताकि इसका सभापति एक योग्य न्यायाधीश को बनाया जा सके, उसको लेकर सिफारिश की थी। अगला इनमें से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है? तो कौन सा आपका हो जाएगा? सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, ये जो है वो नहीं आता है, बाकी सभी आ जाएंगे। पंचायती राज प्रणाली कौन सी सूची में आती है? तो कौन सी सूची में आती है? ये आपका राज्य सूची में आती है पंचायती राज। अच्छा, इसमें 3 सूचियां दी भी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची का विषय है। 5 जो है, ये जो राज्य सूची की प्रविष्टि 5 है उसका विषय है। किस राज्य या किन राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों ने ही किया है आरक्षण को लेकर के प्रावधान। आंसर क्या हो जाएगा? चारों के चारों राज्य हैं जिन्होंने 50% आरक्षण को लेकर के वैध जो है वो किया है। अगला क्वेश्चन आपका है, बाकी और भी कुछ राज्य दिए गए हैं, इसके अलावा भी और से राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, जिसमें महिलाओं के लिए 50% स्थान आरक्षित है।
किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था? तो बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। देख चुके हैं ऊपर क्वेश्चन। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? तो ये कौन सा बिल था? ये था 64वां संविधान संशोधन बिल। ये आपका सही हो जाएगा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधानिक शुरुआत 64वें संविधान संशोधन विधेयक बिल के द्वारा हुई थी और इसी बिल को तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे राजीव गांधी, उन्होंने 1989 में लोकसभा में प्रस्तुत जो है वो किया। बाकी यहाँ पर 72वां संविधान संशोधन था जिसमें 1991 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के रूप में ये बाद में अधिनियमित हुआ था। अगला आपका कौन सा संवैधानिक संशोधन है जिसके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला? अभी देख कर आए हैं 73वां संविधान संशोधन, यही आपका सही होगा। अगला आपका है संविधान जो है उसका 73वां संविधान संशोधन संबंधित किससे है? तो बता चुके हैं पंचायती राज प्रणाली से है। भारत में इनमें से कौन सा विषय है जो कि पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत ही नहीं आता है? तो कौन नहीं आता है? न्यायिक पर्यवेक्षण जो है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो इसमें नहीं आता है। ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। कहाँ लाया जा सकता है? या तो लोकसभा में ला सकते हैं या तो राज्यसभा में ला सकते हैं। और कौन से आर्टिकल में इसको लेकर बात की गई है? 368 में। भारतीय संविधान के पहले संशोधन की अगर बात करें तो वो कब आया था? तो 1951 में आया था पहला संशोधन। इसी संशोधन के द्वारा ये सभी में संशोधन किए गए, वो यहाँ पूरी लिस्ट भी दी गई है। अगला कह रहे हैं इनमें से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 42वां संविधान संशोधन सही हो जाएगा। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के बहुत सारे मौलिक प्रावधानों को बदलने की कोशिश की गई है, यही कारण जो है वो है। 1973 में केशवानंद भारती मामले में दिए गए निर्णय में भी उत्पन्न कठिनाई को दूर करना था, जिसमें संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को इस मामले में संविधान के आधारभूत ढांचे को संशोधन करने से रोका गया था। बस इतना ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम जो आपका मामला था कि संविधान के मूलभूत ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। पिछड़ी जाति आयोग के पहले सभापति कौन थे? तो उनका नाम था काका साहेब कालेलकर, ये इनका नाम जो है वो था। अनुच्छेद 340 में भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा प्रथम अखिल भारतीय पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया गया है। 29 जनवरी 1953 को हुआ था और इसके अध्यक्ष थे काका साहेब कालेलकर। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये नियुक्त किया जाता है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा सी वाला। और ये हमारा 198 क्वेश्चन था। बाकी भारतीय संविधान के भाग आपका 10 और एक 12 क्यों आगे तो 4 लिखे ना, तो 10 4 14 के अनुच्छेद 315 से 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को लेकर, शक्तियों के अलावा उसके गठन को लेकर, उसकी शक्तियों को लेकर ये सब उल्लेख किया गया है। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन जिसका नाम है वीवीपैट, इसका संस्करण क्या है? तो इसका संस्करण है आपका M3 सी वाला। उसी को लेकर के लिखा है कि वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट का M3 संस्करण निर्वाचन आयोग द्वारा जो है वो यूज में लाया जा रहा है। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे कि भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ई वाला, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। वरीयता क्रम की अगर बात करें तो केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक और ऑर्डर से संबंधित है। इसमें वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को वरीयता क्रम में एक समान रखा गया है। तो इनको आप ऊपर नीचे नहीं रख सकते, इसीलिए आंसर यहाँ पर क्या हो गया? एक समान रखा गया है। जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को बात करें तो अपने न्यायिक क्षेत्र में 14वें नंबर पर, उसके बाहर 17वें क्रम में रखा गया है। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो ये सभी समान रैंक पर हैं। अब एक प्रश्न वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्रवाई ऑप्शन ए, सरकारी ठेके ऑप्शन बी, महान्यायवादी ऑप्शन सी, व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध ऑप्शन डी, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। और ये हमारे पूरे सारे प्रश्न समाप्त हो गए। टोटल इसमें 201 प्रश्न ही दे रखे थे, इसमें 200 हमने करा दिया और एक क्वेश्चन आपसे जो है वो पूछ लिया। अब
अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग 2 है, दोपहर के 12 बजे की है और एक आपकी शाम के 5 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।